नमस्कार, मैं सीवेश विश्वकर्मा सीवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बच्चों जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में 3 नियम होते हैं, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनने के। अब इस वीडियो में हम टॉपिक हमारा पहला है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। बेटा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं। अब आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ध्यान से सुनिए। उत्तल दर्पण सबसे पहले बना लें। उत्तल दर्पण में क्या होता है बेटा? हाँ, दबे हुए तल पर पालिश होता है, उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया होता है। पहला नियम जानिए क्या। यहां भी बना लीजिए। पहले यहाँ होता है इसका ध्रुव, इसका मुख्य फोकस, यहाँ होता है वक्रता केंद्र। अब पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्या है, लिख लीजिए बेटा। उसमें क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहां प्रतीत होती हैं। लिखिए पहला नियम, प्रथम नियम। हेडिंग डाल चुके हैं, लिखिए। और फिगर भी बना लीजिएगा। कल बेटा क्या हुआ था? कल मेरे साथ फ्रैंक हो गया। वो भी आप पूछेंगे कैसे, तो बता दें आज। कल बेटा हमने 1 घंटे की वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड होने के बाद जैसे ही मेरे दिमाग से था कि यार मैं वीडियो ऑन तो कर दिया हूँ, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1 घंटा पूरा जम के रात्र 10 बजे मेहनत किया और रात्र 11:05 पर जैसे ही हम देखे कि यार अब वीडियो तो लेक्चर समाप्त हो गया, अब चलते हैं देखते हैं रिकॉर्ड हो गया हो तो उसको एडिट वगैरह करके अपलोड कर दिया जाए। तो जैसे ही मैं वीडियो को देखता हूँ बेटा, मेरे साथ क्या हुआ कि यार मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया था। वीडियो जैसे रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबाया, ऐसे सोचा यार वीडियो रिकॉर्ड, और कल की वीडियो मतलब फुल एनर्जी के साथ पढ़ाया। और ऐसा लगा ना कि मेहनत करने के बाद जब यार परिणाम ऐसा आता है तो क्या ही बताया जाए। बहुत मेहनत के साथ, अब समझ लीजिए रात्रि 10 बजे बनाया और रात्रि 10 से 11 बजा जाए, ऐसे ही 11:05 तो देख रहे हैं यार वीडियो तो ऑन ही नहीं हुआ है। अब हम लगे हैं बकबका रहे हैं, तो क्या ही बताएं। फिर उसके बाद हमने हार नहीं माना। फिर 11 बजे से 11 साढ़े 11 लमसम हो रहे होंगे, 11 बजे रात से वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। फिर से वीडियो आपको मॉर्निंग टाइम में प्रोवाइड किया। लेकिन फिर उसमें क्या गड़बड़ी हो गई, मैंने एक्सप्लोरर इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि सारा वीडियो काला पड़ गया, डार्क। इसके पहली वाली वीडियो देखेंगे बेटा ना तो ऐसा लगेगा, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो यही होता है जब बच्चे मेहनत हम लोग करें ना, और मेहनत करने के बाद परिणाम ना अच्छा आता है तो दिल यार ये, लेकिन ये सुकून था कि हमने मेहनत तो किया, बेस्ट अपना क्लास दिया था। तो चलिए आज की तो टॉपिक पर आते हैं यार, ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए प्रथम नियम क्या है, लिखिए कॉपी में नोट डाउन करिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन हुआ है, परावर्तन के पश्चात
फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, अब इसका फिगर बना लीजिए। ठीक है, अब यहां तो खो गया। चलिए, अब द्वितीय नियम, ये तो प्रथम नियम, अब द्वितीय नियम की बारी है। फिर बनाना पड़ेगा उत्तल दर्पण, यहां बनाना पड़ेगा ध्रुव, यहां होता है मुख्य फोकस, यहां होता है वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिए बेटा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। देखिए, आया फोकस की ओर जा रहा था, लेकिन परावर्तन हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। यहां अगर जाता तो प्रतीत होता कैसे? फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लिखिए, ये था द्वितीय नियम। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बोल रहा हूं। फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। नोट डाउन किए। अब तृतीय नियम की बारी लगी। तृतीय नियम, बेटा मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, तृतीय नियम फिर बना लो। यहां क्या है? ध्रुव है। यहां क्या है? मुख्य फोकस है। यहां क्या है? वक्रता केंद्र है। अब देखो, उसमें अवतल दर्पण में आप कल क्या पढ़े थे कि तृतीय नियम उसमें क्या था? वक्रता केंद्र से होकर जा वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट आती हैं। अब इसमें क्या नियम है कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है, ये हुआ आपका तृतीय नियम। इसको डैश डैश कायदे से बना लीजिएगा आप लोग। चलिए हम बना देते हैं आपको। ठीक है, और ये कहां से जा रहा है? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र सी। ठीक है, लिख लीजिए। वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। पहला नियम हो गया, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अब तीनों नियम को एक बार दोहरा लेते हैं। प्रथम नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। द्वितीय नियम क्या है? फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें प्रतीत शब्द लगेगा ना, क्योंकि डैश डैश है, और डैश डैश यानी ये वास्तव में नहीं जा रही है बल्कि आभासी तौर पर। ठीक है, अब फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तृतीय नियम क्या है? वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये है आपका। बात समझ में आया? इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिगर कायदे से बना लीजिएगा। ठीक है,
बात समझ में आया? अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना देखेंगे। अवतल दर्पण में दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, सॉरी उत्तल दर्पण में दो स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में। तो देखिए, इरेज करते हैं। बात समझ में आया? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए, पहली स्थिति क्या? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। जब वस्तु अनंत, अभी लिखने का नहीं, लिखने का नहीं, इसी बात पर एक गाना आ गया यार, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है, और आवाज तो अच्छा नहीं है बट सुन लीजिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है जनाब, अगर जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, अब जब भी बुलाए जाने का नहीं, उस जाल में फंस जाओगे बेटा, इसलिए संभल के चलो। रास्ते में कांटे बहुत आएंगे, रुकावटें बहुत आएंगी, लेकिन उनसे घबराने का नहीं, उनके पार निकल जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब उत्तल दर्पण बना लेते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर। हमेशा वस्तु को बाईं ओर ही रखा जाता है, ये समझ में आया? वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखा जाता है। तो बाईं ओर मान लीजिए वस्तु कहाँ है? अनंत पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक पहले लिख लीजिए। अब पहला नियम लगाइए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। में प्रतिबिंब का बनना। अगर बेटा इसके पहली वाली वीडियो मिस किए हो तभी आपको नहीं समझ में आ रही, पहले इसकी पहली वाली वीडियो देख लो, जिसमें हमने बताया है अवतल दर्पण के नियमों के बारे में कुछ बता दिया है, और उनके प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में, और साथ ही सारा चीजें फिगर वगैरह बना दिया है हम उस अध्याय में। अब देखिए, द्वितीय नियम हम लगा देंगे कि मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए दो बिंदुएं यहाँ काट रही हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस। लिखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर आभासी, कैसा? आभासी सीधा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, देखिए अनंत पर रखा है, वस्तु बड़ा है, और प्रतिबिंब देखिए कितना छोटा बन रहा है। और आभासी क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब वास्तव में मिल नहीं रही हैं। जब वास्तव में प्रतिबिंब नहीं मिलता है, रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं वास्तव में, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। या ये फिगर को बना लीजिए। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो।
जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य हो। तो देखिए प्रतिबिंब बना लीजिए इसका, यहाँ ध्रुव बना लीजिए पोल, ठीक है। यहाँ आपको बन जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ बन जाएगा आपका वक्रता केंद्र, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत तथा ध्रुव के मध्य रख रहे हैं। वस्तु को यहाँ रख दीजिए। तो पहला नियम लगाइए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। अब तीसरा नियम लगा दीजिए, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये रेखाएं आपस में कहाँ कट रही हैं, यहाँ कट रही हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो फोकस पर बनता है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के मध्य होता है तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। वो भी कैसा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहां तक बात समझ में आई, नोट डाउन कर लो, फिगर बना लेना। एग्जाम में बेटा देखो बेटा, एग्जाम में जरूर प्रश्न आते हैं फिगर बनाने के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ